RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ RJ Classes 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संविधान की एक और कड़ी जोड़ते हुए हम पढ़ेंगे लोकसभा। संसद में दोस्तों लोकसभा। आप इतने दिन से हमें देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट प्राप्त हो रहे हैं और बहुत सारे आप सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि इस चैनल का कोई वजूद नहीं जब तक आप सहयोग नहीं करते। ये चैनल आपसे है, आपके दम से है और चैनल जितना भी आगे जाएगा इसमें जुड़ने वाले आज के लोग ही उसके न्यू के कर्णधार होंगे, क्योंकि अभी चैनल की न्यू है और उस न्यू में आपका योगदान हमारे लिए बड़ा सराहनीय है। हम इस बात के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और ज़िंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा से पहले हम संसद की। दोस्तों बात करें तो सबसे पहले संविधान का जो भाग है, कौन सा भाग? 5। इस भाग में दोस्तों अध्याय 2। इस अध्याय में दोस्तों जो अनुच्छेद है वो दोस्तों अनुच्छेद आपका 79। इनमें दोस्तों कहा गया है, एक बात रखी गई, संसद। ये दोस्तों संसद है क्या? सबसे पहले बात करते हैं संसद में कितने अंग हैं। तो संसद में दोस्तों 3 अंग हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति, ये 3 अंगों से हमारी संसद बनी है। हम बात करें दोस्तों इसका किस अनुच्छेद में क्या उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 के तहत दोस्तों लोकसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। इनमें से हम दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति एक पद है और दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा ये पद नहीं है, एक समूह या संस्था का नाम है दोस्तों। इसमें दोस्तों लोकसभा ये हर 5 साल बाद भंग हो जाती है, 5वें साल पूरे होने पर। राज्यसभा ये कभी भंग नहीं होती, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की। लोकसभा में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष भी आता है, उसकी चर्चा हम करेंगे अलग वीडियो में। तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा किन किन नामों से जानी जाती है, सबसे पहला एक ये पॉइंट जो जानना ज़रूरी है। बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, उन नामों से जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं उन्हीं नाम को बताऊंगा। उनमें दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। एक ये पॉइंट लोकप्रिय सदन। दूसरा पॉइंट दोस्तों अस्थायी सदन, एक वे पॉइंट। तीसरा पॉइंट दोस्तों जनता की भावनाओं का सदन, एक ये पॉइंट दोस्तों। तीसरा ये हो गया। चौथा सदन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा सदन, निम्न सदन, एक ये हो गया। 5वां नंबर पर दोस्तों एक बार किसी विद्वान ने कहा है कि इसको मूर्खों का संसद या मूर्खों का सदन भी कहा जाता है दोस्तों। तो इतने नाम हैं जो पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आप हमारे वीडियो से ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकें। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सुनने मात्र से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है हमारे वीडियो से। मैं वादा भी करता हूं कि आपको किसी किताब से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना भी मैं डिस्क्रिप्टिव और कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। अब दोस्तों अनुच्छेद 81 की बात करें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान में सीटें 545 हैं। अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं, एक ये पॉइंट। लोकसभा में वर्तमान की सीटें 545 हैं, अधिकतम 552 हो सकती हैं। यदि हम दोस्तों बात करें कि मूल
मूल संविधान में सीटें कितनी थीं या सीटों का उल्लेख कितना था? तो मूल संविधान में सीटें 500 थीं लोकसभा में। दोस्तों 17वां संविधान संशोधन हुआ, सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। तब दोस्तों इसमें 25 सीटें और जोड़ दी गई, तब 525 सीटें बनकर यहाँ पर तैयार हुई। फिर दोस्तों एक और संविधान संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन 1974। 31वां संविधान संशोधन 1974 में दोस्तों 525 सीटें 545 कर दी गई, 545 कर दी गई। सीधा प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थीं? तो 500। एक बार दोस्तों पूछा गया कि सीटें बढ़ाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों कौन सा किया गया? तो 7वां। कितनी सीटें जोड़ी गई? तो 25। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहली बार लोकसभा में सीटें कब बढ़ी? तो 1956 में। दोस्तों पूछा जाता है कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो आप ये दो याद कर लेंगे, 7वां और 31वां संविधान संशोधन है जो कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने से प्रावधान रखा गया। दोस्तों अब हम बात करें दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? तो 552। वर्तमान में 545 है। तो 552 जो सीटें आपकी हैं ये कहाँ से हैं, इन पर दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। तो 530 सीटें राज्यों से हैं, ये 530 सीटें राज्यों से हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश से हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में विभिन्न सीटें हैं। तो आपके सामने प्रश्न हो रहा होगा कि ऐसा क्यों कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से हैं या अन्य राज्यों में कम क्यों हैं? तो दोस्तों वहाँ की जनसंख्या के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है। दोस्तों बात करें कि जो परिसीमन हुआ था अभी तक 2001 में, उसी को आधार मान करके इन सीटों का बंटवारा किया गया। तो दोस्तों संघ राज्यों से यदि हम बात करें, संघ शासित क्षेत्रों से या संघ राज्यों से, तो वहाँ से 20 सीटें आती हैं। तो दोस्तों 2 सीटें आंग्ल सामुदायिक या कह सकते हैं एंग्लो इंडियन। अब आपके प्रश्न मन में आ रहा होगा कि ये आंग्ल सामुदायिक या एंग्लो इंडियन क्या है? ये 2 लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत दोस्तों ये मनोनीत किए जाते हैं। एक ये पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आंग्ल सामुदायिक या एंग्लो इंडियन क्या है दोस्तों? तो वे अंग्रेज जो भारतीय हो गए या ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति, ऐसा कोई भारतीय व्यक्ति जिसके माता पिता विदेशी हों या जिसने भारत की नागरिकता ले ली हो, तो उनको दोस्तों मनोनीत किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मनोनीत किया जाए। यदि ये राष्ट्रपति को लगे या प्रशासन को ये लगे कि आंग्ल सामुदायिक या एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला इस समय सत्ता में नहीं है, तो 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। चलिए दोस्तों, मनोनीत 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में किया जाता है, लेकिन वो आंग्ल सामुदायिक समूह से नहीं होते हैं। वो कला, साहित्य, संस्कृति या विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, लेकिन ये समुदाय से होते हैं। आप इतना याद कर लेंगे। ये 20 राज्यों से हैं। 20 राज्यों से यदि हम बात संघ शासित राज्यों से हैं। यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली से हैं और दिल्ली में कितनी हैं? 7 सीटें हैं। अन्य जगह पर 1-1 सीटों का प्रावधान है। ये दोस्तों हम बात करते हैं। अब यदि हम बात करें कि वर्तमान में तो 545 हैं, तो वे सीटें दोस्तों कहाँ से आईं, उनका प्रावधान क्या है, तो उन पर भी दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में सीटें 545 हैं। इन 545 सीटों में दोस्तों 530 सीटें राज्यों से हैं,
वर्तमान में 13 सीटें संघ शासित राज्यों से हैं और इन 13 में 7 सीटें दिल्ली से हैं जो कि अधिकतम है दोस्तों। एक ये पॉइंट। 2 एंग्लो इंडियन हैं, इनको हम जोड़ लेंगे तो 530, 13, 2 तो ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, 5 हो गए, तो 545 सीटें वर्तमान में हैं। आप ये दोस्तों पॉइंट नोट कर लेंगे। तो दोनों तरीके से अब पॉइंट ये बनता है कि 7 सीटें जो इधर दोस्तों 545 हैं, तो 7 सीटें कहाँ गई? तो ये आप जानते हैं कि 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है दोस्तों 2026 तक हम सीटों में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो उन सीटों को सृजित किया जा सकता है। दूसरी दोस्तों बात, जो महत्व पॉइंट है कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर है, वो क्षेत्र हमारा इन सीटों से अभी कह सकते हैं मुक्त है, वह हमारे कब्जे में नहीं है, इसलिए सीटें छोड़ दी गई हैं उस क्षेत्र के लिए। चलिए एक ये पॉइंट दोस्तों है। अगला यदि हम बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। एक ये फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट, यदि लोकसभा में हम बात करें आरक्षण की तो अनुच्छेद 330 में SC ST का दोस्तों आरक्षण की बात कही गई है, जो कि 10-10 वर्ष के लिए हर बार बढ़ाया जा रहा है। 10 के लिए बढ़ाया जा रहा है और अभी 2020 तक दोस्तों बढ़ाया जा चुका है, जो कि वर्तमान में पूरा हो रहा है। तो हम बात करें तो SC की सीटें दोस्तों 84 हैं वर्तमान में लोकसभा में। SC की सीटें 84 हैं और 47 सीटें वर्तमान में ST की हैं। हाँ, ये जो प्रावधान है ये हम असम को नहीं जोड़ेंगे, जो असम के स्वतंत्र राज्य हैं उनको नहीं जोड़ेंगे, अन्य जो दोस्तों राज्य हैं पूर्वी राज्य उनसे हम इनको शामिल कर लेंगे। असम इन पर लागू नहीं होता है। एक ये दोस्तों पॉइंट है। अब यदि दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद संविधान संशोधन 95 संविधान संशोधन, एक ये पॉइंट दोस्तों 95 संविधान संशोधन कब किया गया? 95 संशोधन 2009 में किया गया। इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 334 के तहत मैंने पहले कहा SC ST की जो आरक्षण है इसका प्रावधान 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वो किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया? तो 95 संविधान संशोधन के तहत। कब? 2009 में। किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है ये संविधान संशोधन? तो 334 को ये प्रभावशाली करता है या प्रभावी करता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सीट कैसे बढ़ी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अनुच्छेद 81 दोस्तों 2 के तहत राज्यों में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुसार होगा। एक ये पॉइंट दोस्तों है, आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब दोस्तों यदि हम बहुत महत्वपूर्ण बात या चर्चा करें इस पर, तो दोस्तों 84वां संविधान संशोधन, जो 84वां संविधान संशोधन ये कब किया गया? तो ये किया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 में। इसके तहत कहा गया कि 2026 तक सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कब कहा गया? 84 संविधान संशोधन 2001 में 2026 तक के लिए प्रावधान किया गया है। 2020 तक दोस्तों जो 95 संविधान संशोधन है ये 2020 तक SC ST के लिए प्रावधान है और 84 संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक समस्त लोकसभा की सीटों का ये दोस्तों प्रावधान है। अन्य भी सदन है उसके लिए भी ये प्रावधान किया गया है, उस पर चर्चा हम करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। सदस्यों का निर्वाचन देख लेते हैं दोस्तों। सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों बात करें कैसे होता है, तो सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। कैसे होता है? वयस्क
अधिकार पर होता है और दोस्तों ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक ये पॉइंट। दोस्तों कौन वोट देता है? तो सबसे पहली बात, जिनकी आयु 18 वर्ष हो, जिनकी आयु 18 वर्ष हो या 18 वर्ष पूरी कर चुका हो, वह व्यक्ति दोस्तों वोट देगा। अब देखिए वोट देने का, वोट देने की जो प्रारंभिक आयु थी दोस्तों वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। जब 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, तब ये आयु दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो आज भी चल रही है। तो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। 21 वर्ष दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, उसके तहत 21 वर्ष से आयु घटाकर ये 18 वर्ष कर दी गई। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रावधान है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। अब देखिए दोस्तों कौन से व्यक्ति हैं जो निर्वाचन में भाग नहीं लेते या कह सकते हैं वोट नहीं दे सकते हैं। एक ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रावधान है। बात करें अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 संसद यह प्रावधान बना दे किसी के प्रति कि ये वोट नहीं देगा या ये वोट नहीं दे सकता, प्रतिबंधित कर दिया जाए तो व्यक्ति वोट नहीं देगा। कौन नहीं देगा? पहली बात, कोई चित्त व्यक्ति हो, या फिर दोस्तों दिवालिया या पागल हो, या दल बदल कानून के तहत उसको दोस्तों वोट देने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो, अलग कर दिया गया हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दल बदल कानून है क्या। तो दोस्तों इस पर यदि हम बात करें, दल बदल कानून पर बात करें तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल कानून से ही संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, तो इसके तहत दोस्तों अब वो व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, यानी और दूसरी बात निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इन पर भी ये प्रावधान लागू होता है और इन पर दोस्तों चुनाव में भाग लेने के लिए चाहे मतदान करना हो और चाहे दोस्तों वो इलेक्शन में खड़ा होने की बात कहा जाए, इलेक्शन लड़ने की बात कही जाए, तो उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन व्यक्ति किस आधार पर चुनाव होता है। तो दोस्तों जनरल सी बात है, जिसकी ज़्यादा वोटें होंगी वो दोस्तों जीत जाएगा, लेकिन इसके लिए शब्द कोई नहीं था। अभी जल्दी में ही 2003 के आसपास एक शब्द बनाया गया, उसका फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, ये शब्द दोस्तों जोड़ दिया गया, जिसके तहत ज़्यादा वोट पाने वाले को विजयी घोषित कर दिया जाता है। एक ये पॉइंट दोस्तों। अब बात करें योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं की बात करें दोस्तों, कौन व्यक्ति हैं जो सदस्य बन सकते हैं या सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं? बहुत विशेष योग्यताएं नहीं हैं। बात करें, पहला पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक हो। अब आप बार बार पूछे होंगे कि सर ये बताते हैं कि भारत का नागरिक हो, ये तो जनरल की बात है, कौन नहीं जानता। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि हमारे दो देश भूटान और नेपाल ये ऐसे देश हैं जहाँ के लोग भारत के नागरिक ना होते हुए भी भारतीय सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में वो भागीदारी करते हैं। इसलिए दोस्तों कुछ प्रावधान है, मैं फिर चर्चा करूँगा। तो इसलिए बात करता हूँ कि वो भारत का नागरिक हो। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी तो पा सकता है जो विदेशी हो। कौन से देशों का? नेपाल भूटान का। लेकिन भारत का कोई नेता मंत्री नहीं बन सकता है। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति दोस्तों
नंबर 3 वो दल बदल कानून द्वारा अपराधी घोषित न किया गया हो, या कह सकते हैं कि दोस्तों उस पर प्रतिबंध न लगाया हो। मैंने आपसे पहले ही चर्चा की कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दोस्तों संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान किए गए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो निर्दलीय है और दोस्तों कोई दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, एक ये पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे एंग्लो इंडियन, वो मनोनीत हुआ है फिर किसी पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है, एक ये पॉइंट। कोई दोस्तों ऐसा प्रावधान है कि वो एक पार्टी से है, जीत कर गया और किसी अन्य पार्टी का प्रावधान करता है, या फिर दोस्तों वो भ्रष्टाचार, या फिर दोस्तों गलत मतदान करता है, बैठक में भाग नहीं लेता है, या फिर दोस्तों मतदान में भाग नहीं लेता है, या फिर संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का वो उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी मानकर दंड स्वरूप उसकी सदस्यता निरस्त करी जा सकती है। वोट देने, चुनाव लड़ने या किसी भी तरीके से प्रशासन में भागीदारी करने से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, इसकी योग्यताएं हो गई। अगला यदि हम चर्चा करें दोस्तों सदस्यों की अयोग्यताएं क्या होती है, निरर्हताएं क्या होती हैं, तो दोस्तों लाभ के पद पर ना हो, पहली बात ये, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी सरकार की हो, ऐसे पद में वो लाभ के पद पर ना हो, चित्त विकृत ना हो, या मैंने पहले ही कहा कि दल बदल कानून के तहत उसको अपराधी घोषित ना किया गया हो। अब हम दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो जिस दिन से सदस्य शपथ लेते हैं उसी दिन से दोस्तों, उसी तारीख से इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता है। किसका? लोकसभा का। हाँ, इसके बीच में लोकसभा भंग करी जा सकती है, कई सारी लोकसभाएं भंग करी गई हैं, जो आप उठा के किताब देखेंगे समझ में आ जाएगा। पॉइंट जहाँ पर जो बताने वाला है, क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। क्या ऐसा कभी हुआ है संविधान में? हाँ, हुआ है। 5वीं लोकसभा को बढ़ाया गया था। तो ये प्रश्न बनता है, क्या कोई संविधान में संशोधन किया गया होगा? हाँ, ऐसा हो चुका है एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976, जब हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री नाम से परिचित होंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं, तब दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, तब दोस्तों पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया। ये दोस्तों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेंगे, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे दोस्तों फिर बात कर लेते हैं शपथ की। यदि हम बात करें दोस्तों शपथ, देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वे अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के आधार पर शपथ लेते हैं। क्या इनके लिए कोई अनुच्छेद नहीं, किसी अनुच्छेद में कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई है जिसमें लोकसभा के सदस्यों की चर्चा की बात की गई हो। हाँ, अनुच्छेद 99 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार शपथ लेंगे, ये बात दोस्तों कहा गया है। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? जो लोकसभा के सदस्य होंगे इनको शपथ दोस्तों राष्ट्रपति दिलाएगा। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो इसके द्वारा एक नियुक्त वरिष्ठ व्यक्ति के सामने लोकसभा के सदस्य शपथ लेंगे। एक ये पॉइंट। अब दोस्तों बात बनती है, क्या लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ अध्यक्ष पद के रूप में नहीं होती है दोस्तों, सदस्य के रूप में होती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों दोस्तों अपने आपस में ही अपना त्यागपत्र देते हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात आ ही गई है तो इन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो बात करें दोस्तों जी.वी. मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हीं को दोस्तों लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं को लोकसभा का जनक कहा जाता है। अब ये कैसे? मैंने संविधान सभा आपको पढ़ाई है। उस संविधान में कहा था जब सदन में संविधान बन रहा होता है तो वही सदन संविधान सभा, जब संविधान नहीं बन रहा होता है तब वही लोकसभा। उस समय पर भी दोस्तों जो लोकसभा थी उसकी अध्यक्षता जे.बी. मावलंकर कर रहे थे। जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसलिए लोकसभा का जनक भी दोस्तों जे.बी. मावलंकर को कहा जाता है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब लोकसभा प्रथम अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर, जनक जे.बी. मावलंकर, और इन्हीं को हटाने के लिए दोस्तों लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। इन्हीं के मामले में दोस्तों प्रस्ताव लाया गया। और दोस्तों बात करें तो दो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, एक बाल नियोगी जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे, दूसरे जे.बी. मावलंकर। इनका दोस्तों पद पर रहते निधन हो गया। पद पर रहते निधन हो गया। एक ये पॉइंट। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरी महिला सुमित्रा महाजन। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला दोस्तों हैं। अब यदि हम आगे चर्चा करें इसी कड़ी में तो दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अंबेडकर जी को बताने से मैं चूक रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता, जननी, शिल्पकार, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कृपलानी, आचार्य कृपलानी दोस्तों, इनके दोनों के नाम से आप खूब परिचित हैं। प्रथम जो चुनाव हुए थे कब हुए? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए उनमें दोस्तों ये दोनों व्यक्ति चुनाव हार गए थे। हाँ, फिर आप सोच रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर संविधान सभा में कैसे आए? जो आज बांग्लादेश, जो बंगाल है वहाँ पर कभी दोस्तों जो बांग्लादेश वहाँ कभी पश्चिम बंगाल हुआ करता था, बंटवारे से पहले वहाँ मुस्लिम पार्टी थी। कौन? मुस्लिम लीग पार्टी थी। तो मुस्लिम लीग ने अपना टिकट दिया और वहाँ से जीत करके आए। तो इनको दोस्तों बैकडोर से संविधान सभा में शामिल किया गया था। मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, आप संविधान सभा हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो ये दोस्तों दोनों व्यक्ति चुनाव हार गए थे। और उसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोकसभा ये दोस्तों संसद में किसी विधेयक को लेकर, किसी प्रस्ताव को लेकर संसद के दोनों सदनों में, कौन? लोकसभा और राज्यसभा में कोई विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। एक ये पॉइंट दोस्तों। एक और पॉइंट है दोस्तों, लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक पेश किया जाता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, तो वो गलत लिखा है। राज्यसभा जाता है धन विधेयक, कौन कहता नहीं जाता? आप सही से संविधान पढ़ें। तो लोकसभा सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा दोस्तों, धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 75 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 75(3) की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक ये पॉइंट दोस्तों आप देख लेंगे। बात करें दोस्तों लोकसभा की, तो लोकसभा में जितने भी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनके समय की क्या घटनाएं हैं, तो इस पर एक और वीडियो आएगा जिस पर तरन्नुम मैम आपसे चर्चा करेंगी स्टैटिक जीएस में। तो आप इसको 2-3 दिन में आप आसानी से देख सकते हैं, तो लोकसभा आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों मुलाकात होगी राज्यसभा अगले कड़ी के साथ। तब तक लिए आपको धन्यवाद। आपने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।